फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, बाय producing one more or one less unit of output। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेसिकली कि वो चेंज है टोटल कॉस्ट में। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और वन लेस यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अगर हम एक यूनिट कोई सामान बन रहा है एक कंपनी में 100, ठीक है, उसके लिए कुछ मान लो 1000 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो अगर हम 101 यानी एक और सामान बनाना शुरू करें तो कितनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी इस 1000 रुपये में? इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, या फिर अगर हम 100 बना रहे हैं तो अगर एक कम कर दें, 99 ही बनाए, और एक कम करने की कितना कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा 1000 में, उसको हम बोलते हैं बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल इन ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस। ठीक है, एक अलग सी डेफिनेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? MCN इजिकल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये होता है एवरेज कॉस्ट का एक फार्मूला। एक और फार्मूला है कि MC इज़ नथिंग बट चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, एक और फार्मूला है MC इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। क्योंकि आपको पता है कि TFC प्लस TVC वो होता है TC। ठीक है, तो TFC जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो चेंज किस में आता है? सिर्फ TVC में आता है। तो इसीलिए हम TVC को इसकी जगह रिप्लेस कर दे रहे हैं, इस TC की जगह। ठीक है, सो ये तो उसका फार्मूला था। ठीक है, मतलब अगर हम समेशन करें MC इज़ नथिंग बट TVC, अगर मैं सारे TVC को जोड़ दूँ तो वो समेशन MC बन जाएगा। ठीक है, और ये था। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम करवा देता हूँ जर्नल। सो पहले मैं टेबल करवा देता हूँ आपको। टेबल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया क्वांटिटीज़ का टेबल। TFC, TVC, TFC, TVC प्लस ABC। ठीक है, तो अगर मैं करूँ तो क्वांटिटीज़, दिस इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट। तो शुरू करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? वो तो सेम ही रहती है, 20 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 20। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0 10 18 24 28 32 28 32 हो गया। ठीक है, 38 भी हो गया, 46 भी हो गया, 58 हो गया, 72 हो गया, और इधर 100 हो गया। टोटल कॉस्ट कितना है? 20 प्लस 0 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है, ऐसे ही 38, ये हो गया 44, ये हो गया 48, ये हो गया 52, ये हो कितना हो गया 58, ये हो गया 66, ये हो गया 78, ये हो गया 92, ये हो गया 120। और मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 30 माइनस 20 10, 38 माइनस 30, ये हो गया 8। ठीक है, उसके बाद आएगा 6, फिर 4,
उसके बाद भी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 14, फिर 28। ठीक है, ये कितना है? ये है, ये तो 8 है, ये 12 है, ये 14 है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी हो गया, ये दोनों 4 है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट भी है ना, ये भी यू शेप का है। इट इज़ यू शेप। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, ठीक है। सो इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वही है, एवरेज कॉस्ट में आपको पता ही है, वो गिरता था, कांस्टेंट हो जाता था, फिर इंक्रीज होता था। तो किसकी वजह से? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। शुरू में डिक्रीजिंग रिटर्न्स, सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और फिर कांस्टेंट रिटर्न्स, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। मैं धीरे करवाता हूँ आपको एक बार। ठीक है, सो अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें पता लग गया कि जो यू शेप है, यू शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कह देते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड क्या है कि इनिशियली जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है वो फॉल होती है। ठीक है, फॉल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, और डिक्रीजिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ बेटर coordination between fixed and variable factor। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल होने लग जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग कॉस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में। ठीक है, ठीक है। सो इनिशियली एमसी कर्व फॉल होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स और बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, या डिक्रीजिंग कॉस्ट की वजह से, मतलब कॉस्ट कम ले रही है और आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ दी, पहला बता दी ना मैंने यू शेप। थर्ड वन इज़ दी कि मार्जिनल कॉस्ट में रिमेन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट भी रहता है, ये देखो ना इस डायग्राम में 4 पे वो कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स फ्रॉम ड्यू टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स की वजह से वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है इस पोजीशन पे जहाँ पे 4 है, यानी इधर कहीं। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, वो इंक्रीज होनी शुरू होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, ठीक है। या फिर इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं कि अब हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव फैक्टर रेशो, मतलब जो लेबर और फिक्स्ड फैक्टर का रेशो था ना, या फिर कैपिटल और लेबर फैक्टर का जो रेशो था आपस में, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, या फिर वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर में जो रिलेशन था आपस में एक पहले ढंग का, जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा था, वो रिटर्न्स अब नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि उनका रिलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया है, या हमने कहीं ना कहीं लेबर ज़्यादा लगा दी है काम पे जितनी ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव फैक्टर रेशो बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। सो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो आई होप दिस इज आई यू पीपल हैव गॉट इट व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू। दिस इज़ कॉल्ड दी मार्जिनल कॉस्ट, और ये बहुत सिंपल था, इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। पर आपको इसके बेसिक्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको आगे क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।